आप लोगों को पढ़ा रहा था स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत पंचायतें और नगर पालिकाएँ दोनों आती हैं। तो पंचायती राज के बारे में आप लोगों को पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, जिसमें हमने बलवंत राय मेहता तक पढ़ा दिया था, कैसे इसका जो है गठन हुए, कब से स्टार्ट हुई पंचायती राज व्यवस्था। अंग्रेज़ों के काल में धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर जो है इनको प्रशासन करने की छूट मिलती रही। अब उसी के क्रम में आपको आज अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ाएंगे। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, ये इसको ऐसे लिख लो तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज। अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। तो बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन फिर भी पंचायती जो है राज संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो एक और समिति का गठन किया केंद्र सरकार ने, जिसमें 13 सदस्य थे अशोक मेहता समिति का। इस समिति ने सिफारिश किया कि विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, यानी प्रथम स्तर जिला, उसके नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए। विकेंद्रीकरण मतलब जो प्रशासन को स्थानांतरित करना, यानी छोटे स्तर पर भी देना। तो केंद्रीकृत का मतलब पूरा प्रशासन सेंट्रल के एक ही संस्था या एक ही सरकार के अंतर्गत चलाया जाए, उसको बांटा ना जाए। तो विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो या उसके नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए। प्रथम स्तर किसको माना इन्होंने? जिले को, और उसके नीचे मंडल पंचायत को, जिसमें लगभग 10 से 15 गांव शामिल होने चाहिए। कितने गांव? 10 से 15। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की जरूरत इन्होंने नहीं बताई, कहा ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की जरूरत ही नहीं है। पंचायतों का कार्यकाल केवल 4 साल का हो और विकास कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा तैयार किए जाएं। जो जिले स्तर पर थी वही विकास कार्यक्रम तैयार किए, और कार्यकाल कितना होना चाहिए पंचायतों समिति का? 4 साल का होना चाहिए, और उनका क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाए। जो कार्यक्रम तैयार करें उनका क्रियान्वयन कौन करे? मंडल पंचायत करे। इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकार उस टाइम, जनता जो सरकार थी वो गिर चुकी थी, भंग हो चुकी थी। तो लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों ने इस समिति को कुछ सिफारिशों को अपने यहाँ लागू किया। तो अब लिख लेते हैं अशोक मेहता समिति 1970। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी, गलत है, संस्थाएं ठीक से कार्य नहीं कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। अतः केंद्र सरकार ने जब ये ठीक से काम नहीं कर रही थी तो केंद्र सरकार ने 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति, 13 सदस्यीय अशोक मेहता
मेहता समिति का गठन किया। केंद्र सरकार ने 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की, इस समिति ने सिफारिश की, क्या सिफारिश किया? विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। प्रथम स्तर इसको किसको माना? जिले को। 2 ही स्तर इन्होंने बताया था। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर बताए थे और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय बताए थे। उन्होंने 3 स्तर बताए थे। जिला स्तर हो, उसके नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, उसके नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए। गठन किया जाए, उसके नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें लगभग 10 से 15 गांव शामिल हों, जिसमें लगभग 10 से 15 गांव शामिल हों, 10 से 15 गांव शामिल हों। कितने गांव? 10 से 15 गांव मिला के एक मंडल पंचायत बनाई जाए। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या बताया? ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की जरूरत नहीं। किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा था। पंचायतों का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का हो। पंचायतों का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का हो। पंचायतों का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का हो और विकास कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा तैयार किए जाएं। और विकास कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा तैयार किए जाएं। जिला परिषद द्वारा तैयार किए जाए। उनका कार्यान्वयन यानी मंडल पंचायत द्वारा होना चाहिए और उनका क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा होना चाहिए। क्रियान्वयन किसके द्वारा होना चाहिए? मंडल पंचायत द्वारा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि विकेंद्रीकरण का पहला स्तर कौन होना चाहिए? जिला, और उसके बाद मंडल पंचायत होनी चाहिए जो 10-15 गांवों से मिलाकर बनी हो। इन्होंने ग्राम पंचायत की ज़रूरत नहीं है बताया। और जो तुम्हारे विकास कार्यक्रम हैं वो जिले स्तर पर तैयार हो और उनको कार्यान्वित कौन करे? मंडल पंचायत द्वारा किया जाए। इन सिफारिशों को
को लागू नहीं किया जा सका। इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। तो अशोक मेहता समिति के कुछ और अन्य सिफारिशें थी, उनको भी देख लेते हैं। पहला था विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायत निकाय बनाना चाहिए। जो विकास पंचायत से थी उससे अलग एक न्याय पंचायत का निकाय बनाना चाहिए। और न्याय पंचायत का सभापति कौन करना चाहिए? अध्यक्षता या सभापति एक योग्य न्यायाधीश को न्याय पंचायत का सभापति या अध्यक्ष बनाना चाहिए। ठीक है, तो न्याय पंचायतों के गठन की बात कही गई जो विकास पंचायतों से अलग थी, और उनका एक न्यायाधीश क्या करना चाहिए? अध्यक्षता करना चाहिए। तो ये लिख लेते हैं, विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। न्याय पंचायत का सभापति एक योग्य न्यायाधीश होना चाहिए। न्याय पंचायत का सभापति एक योग्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से चुनाव कराए जाने चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव कैसे होने चाहिए? मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करके चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसके अगला है, तो न्याय पंचायत हो गया, चुनाव की बात हो गई। ठीक, अब पंचायती राज संस्थानों की देख रेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में से एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने बताया जो पंचायती राज संस्थाएं थी, संस्थाओं की देख रेख के लिए राज्य मंत्री परिषद से एक मंत्री पंचायती राज संस्थानों की देख रेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में से एक मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए या होनी चाहिए। मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए।
राज्य संस्थाओं या सीधे संवैधानिक मान्यता लिख लो, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को स्थान जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होने चाहिए। जातियों को जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होने चाहिए। तो उन्होंने कहा न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से ये जो है चुनाव करवाने चाहिए और देखरेख के लिए एक मंत्री परिषद से एक मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए पंचायती राज संस्थानों को, और संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। उसके साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर स्थान को आरक्षित करना चाहिए। अब अशोक मेहता समिति के बाद आती है जीवीके राय समिति। जीवीके राय समिति कब गठित हुई है? जीवीके राय समिति 1985। तो जीवीके राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है जो नीति नियोजन और जो कार्यक्रम थे उनके क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार बनाने और पंचायती राज स्थानों में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश करता है। तो ज़्यादा नहीं है इसमें, ये नीति नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार मानता है कि जितनी भी कार्य योजनाएं उनमें जिले से शुरुआत हो और पंचायती राज संस्थानों में नियमित चुनाव हो। तो लिख लेते हैं जीवीके राय की अध्यक्षता में, जीवीके राय की अध्यक्षता में, जीवीके राय की अध्यक्षता में नीति जीवीके राय की अध्यक्षता में एक समिति अध्यक्षता में एक समिति ने नीति नियोजन और कार्यक्रम, समिति ने नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार बनाने के लिए जिले को आधार बनाया, जिले को आधार बनाया। तो जीवीके राय ने बताया कि नीति नियोजन, नीति का निर्माण और कार्यान्वयन करने के लिए जो भी कार्यक्रम हैं उनको लागू करने के लिए जिले को उन्होंने आधार बनाया कि जिला ही होना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों में नियमित चुनाव कराने की और पंचायती राज संस्थानों में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश
किया। तो इन्होंने बताया जिले को जितने भी योजना और प्रोग्राम थे उसको आधार माना और पंचायती राज संस्थाओं ने नियमित चुनाव की सिफारिश की थी। अब उसके बाद आती है लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 से 87 के बीच। तो लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 से 87, कहीं 86 कहीं 87 मिलता है। तो पंचायती राज संस्थाएं जो थी उनकी समीक्षा और उनमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए लक्ष्मी सिंघवी समिति गठित हुई। तो क्या उद्देश्य था? संस्थानों की समीक्षा करना और उनके सुधारों के उपायों और सुझाव देना। इस समिति ने क्या किया? ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ज़्यादा आर्थिक मदद देने की सिफारिश की। तो लक्ष्मी सिंघवी समिति के द्वारा पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़्यादा आर्थिक मदद देने की सिफारिश की गई थी। तो लिख लेते हैं इसको। पंचायती राज संस्थानों की पंचायती राज संस्थानों उद्देश्य क्या था? समीक्षा करना और सुझाव देना। संस्थानों की समीक्षा करना, समीक्षा करने तथा सुधारों के उपायों हेतु सुझाव देने के लिए ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको ज़्यादा आर्थिक मदद देने की सिफारिश की कि उनको आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद उनको पंचायतों को देनी है। तो इस समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा आर्थिक मदद देने की सिफारिश की। ज़्यादा आर्थिक मदद देने की सिफारिश की थी लक्ष्मी सिंघवी समिति ने, ML सिंघवी समिति ने। तो अगली समिति आती है थुंगन समिति। हमने भी पढ़ा सबसे पहले कौन गठित होती है, जो है तुम्हारी थुंगन तो सबसे पहले कौन सी गठित होती है? बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद तुम्हारी आती है GVK राय समिति और फिर लक्ष्मी सिंघवी समिति या सिंघवी समिति, फिर उसके बाद थुंगन समिति और उसके बाद गढ़गिल समिति। तो ये समितियाँ गठित होती हैं। तो उसमें है थुंगन समिति। इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। कब गठित होती है? 1988 में। तो इसमें संसद की सलाहकारी समिति जो थी उसकी उप समिति
ये थुंगन समिति बनाई गई थी थुंगन की अध्यक्षता में। तो लिख लेते हैं संसद की सलाहकारी समिति की यह उप समिति थी। संसद की जो सलाहकारी समिति थी उसकी उप समिति कौन थी? थुंगन समिति। थुंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इन्हीं के नाम से जानी जाती है। जितनी भी समितियां हैं अध्यक्ष वही थे जिनके नाम पे वो रखी गई हैं। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। जो राजनीतिक ढांचा था और प्रशासनिक दोनों की जांच करना उद्देश्य था इसका थुंगन समिति का। राजनीतिक और ढांचे की जांच करना। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। तो थुंगन समिति का जो है उद्देश्य क्या था? राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। सुझाव इसने क्या दिया? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया। सुझाव पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने का दिया। तो सुझाव क्या दिया? पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने का सुझाव दिया। सुझाव लिख लेते हैं, दिया नहीं, सुझाव दिया कि इनको और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद सिफारिशें क्या थी इसकी? इस समिति ने क्या सिफारिशें की? सिफारिशें देख लेते हैं। तो संवैधानिक मान्यता यानी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, जिला परिषद को जो है प्रधानता दिया गया, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य अधिकारी जिला अधिकारी होना चाहिए यानी कलेक्टर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं संवैधानिक मान्यता दूसरा था संवैधानिक मान्यता त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तीसरा था त्रिस्तरीय पंचायती राज और जिला परिषद को प्रधानता जिला परिषद की प्रधानता यानी मुख्य किसको इन्होंने माना? जिला परिषद को, जिले स्तर को, ठीक। कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल कितना माना? 5 वर्ष का। 5वां दे रखा है, तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण, तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण, तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण और जिला परिषद का मुख्य अधिकारी, जिला परिषद का मुख्य अधिकारी
जिला अधिकारी होना चाहिए। तो ये हो गई। ये थुंगन समिति कब गठित हुई? 1988 में। संसद की सलाहकारी जो समिति है उसकी उप समिति। उद्देश्य था राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। सुझाव था पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने का सुझाव देना। और सिफारिश से क्या की संवैधानिक मान्यता त्रिस्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। जिला परिषद की को प्रधानता दी गई। कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया और तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। जिला परिषद का मुख्य अधिकारी जिलाधिकारी होना चाहिए। इतनी उन्होंने थुंगन समिति ने सिफारिश की थी। अब उसके बाद आती है गडगिल समिति। गडगिल समिति इसका गठन कब हुआ था? 1988 में। तो गडगिल समिति का उद्देश्य क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। तो उद्देश्य क्या था? अभी इस समिति का गठन गडगिल की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये नहीं लिखते हैं, सीधे उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। कैसे बनाया जाए। कैसे बनाया जाए पहला था। इसमें क्या उद्देश्य था? पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाए। तो इसकी सिफारिशें कौन कौन थी? पहली सिफारिश थी, अच्छा इसमें कुछ कॉमन बातें थी, जिससे संवैधानिक दर्जा देना, ठीक है, जिले को प्रधानता। तो पंचायती जो थी पंचायत राज संस्थाओं को कर लगाने और वसूलने तथा जमा करने की स्वायत्ता देनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अधिकार दिया जाना चाहिए। भाई जब उनका खुद का फंड होगा तभी तो काम अच्छे से कर पाएंगी। जो हमारी पंचायतें हैं, राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को धन आवंटन करे। तो एक वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को धन आवंटन करे। जो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों का चुनाव करवाए। उन्होंने भी कहा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों का चुनाव करवाए।
तो उद्देश्य क्या था गठगिल समिति का, कब गठित हुआ? 1988 में। उद्देश्य था पंचायती राज संस्थानों को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, और सिफारिशें क्या की? पंचायती राज संस्थाओं को कर वसूलने, लगाने, जमा करने का अधिकार दिया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए जिससे वो पंचायतों को धनावंटन कर सके। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों का चुनाव करवाए। तो ये जो समितियां थी गठित हुई थी उनके बारे में हमने पढ़ाया। अब इसके आगे जो संशोधन के माध्यम से पास हुए थे पंचायती राज संबंधित कुछ अधिनियम, उनको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।